एक सदियों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है जहां पर अमूमन चाइना जो है वो लोगों को आने की इजाजत नहीं देता है। चीनी सरकार के बुलावे पर मीडिया का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो तिब्बत आया है। खुद 14वें दलाई लामा जो 23 साल की उम्र में इसी तिब्बत को से जाकर भारत बस गए थे, वो खुद चाइना नहीं आ सकते हैं, तिब्बत नहीं आ सकते हैं। पोटाला पैलेस या उनका नोबलिंका पैलेस जो है वो खाली पड़ा हुआ है और तिब्बत के लोग उनका इंतजार करते हैं। हमको क्यों बुलाया गया और हमें क्या दिखाया जा रहा है? नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव और मैं टाइम्स नेटवर्क, टाइम्स नाउ भारत की तरफ से इस वक्त तिब्बत की राजधानी लासा में हूँ। वो लासा जो कि एक सदियों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है जहां का बुद्धिस्ट कल्चर एक अपने आप में अलग रंग रूप रखता है, उसका अपना एक अलग तौर तरीका है। वहां पर वो जगह जहां पर अमूमन चाइना जो है वो लोगों को आने की इजाजत नहीं देता है, खास करके वो निर्वासित तिब्बती जो भारत में रहते हैं, लेकिन वो ये तिब्बत नहीं आ सकते। खुद 14वें दलाई लामा जो 23 साल की उम्र में इसी तिब्बत को से जाकर भारत बस गए थे, वो खुद चाइना नहीं आ सकते हैं, तिब्बत नहीं आ सकते हैं। तो आखिर गौरव श्रीवास्तव या टाइम्स नाउ भारत या मीडिया प्रतिनिधि के तौर पर दरअसल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीनी सरकार के बुलावे पर मीडिया का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो तिब्बत आया है और हम चाइना के शंघाई होते हुए सबसे पहले लासा पहुंचे और इसके बाद हम मानसरोवर झील और कैलाश की कवरेज करेंगे, जहां पर लोग सालाना यात्रा के लिए आते हैं। और इस बार की यात्रा भी जो है वो धार्मिक कारणों से बहुत विशेष है। लेकिन सवाल ये कि चाइना की तरफ से ये कोशिश क्यों की जा रही है कि वो भारतीय मीडिया को लेकर उस इलाके में आए जहां आना बहुत प्रतिबंधित है, जहां पर आना उतना आसान नहीं है, उसके लिए विशेष वीजा की जरूरत पड़ती है। और उस वीजा पर हमको क्यों बुलाया गया और हमें क्या दिखाया जा रहा है? दरअसल भारत और चीन अपने संबंधों की बहाली के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तिब्बत वो जगह है जहां पर भारत से बौद्ध धर्म पहुंचा, तो वो तिब्बत जो इस वक्त चीन के नियंत्रण में है या चीन का हिस्सा है, यहीं से ह्वेनसांग और फाइयान जैसे यात्री जो है पहुंचे थे भारत और उन्होंने भारत का अध्ययन किया था। और ये दो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। लेकिन जिस तरीके के घटनाक्रम हमें देखने को मिले थे अरुणाचल प्रदेश में या फिर लद्दाख में, जो स्टैंड ऑफ जो है वो भारतीय सेना और चीनी सेनाओं के हुआ, उसके बाद लंबे समय तक यात्रा बंद रही, उसके बाद लगातार कोशिशें हो रही हैं कि जो एक बर्फ जम गई थी दोनों के संबंधों के बीच में, उसे पिघलाया जाए और एक नदी की तरह बहे। और इस वक्त मैं लासा की उस नदी के ऊपर ही मौजूद हूँ जिसे लासा की लाइफलाइन माना जाता है। और ये नदी दरअसल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो कि आसाम होते हुए आगे जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर हर तरह से भारत और चीन जुड़े हुए हैं। और ये कहा ही जाता है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं। और यही बात चीन और भारत समझते हैं और यही वजह है कि चीनी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम यहाँ आएं, समझें और देखें कि तिब्बत में जरूर चीन जो है उस पर अपना नियंत्रण रखता है, लेकिन तिब्बती लोगों के विकास के लिए भी उसने कोशिशें की हैं। इस बात को लेकर तमाम सवाल खड़े हो सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता है या नहीं चलता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि चीनी सरकार ने तिब्बत में, और जितना मैंने लासा घूमा है, यहाँ पर बहुत भारी निवेश किया है विकास कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए। यहाँ का एयरपोर्ट विश्व स्तरीय है, यहाँ की सड़कें, यहाँ का ट्रैफिक लाइट, यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे नदियों की सफाई, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। और चाइना सब कुछ वो करने की कोशिश करता है जिससे कि तिब्बत के लोगों का भरोसा उसमें बना रहे। ये बात जरूर है कि निर्वासित दलाई लामा जो है वो भारत में मौजूद हैं, वो तिब्बत नहीं आ पा रहे। और जब नए दलाई लामा का चयन होगा या रीइंकारनेशन होगा तो वो कैसे चुने जाएंगे, ये भी एक बड़ी प्रक्रिया होगी, क्योंकि तिब्बत के लोगों के असली आध्यात्मिक गुरु जो है वो दलाई लामा ही है। और वो दलाई लामा जिनका पोटाला पैलेस या उनका नोबलिंका पैलेस जो है वो खाली पड़ा हुआ है और तिब्बत के लोग उनका इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि आने वाले समय में भी भारत और चीन के बीच में और वार्ता होगी। दो महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर के संगठन, चाहे वो ब्रिक्स हो
या फिर शंघाई का जो क्षेत्रीय संगठन है एससीओ जिसे हम बोलते हैं, उनके जो भी जरूर बात होती रहती है। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत होती है। इसके अलावा कंपनी जो कमांडर्स होते हैं उनके स्तर की बातचीत सेना के बीच में लगातार होती है। लेकिन व्यापार बढ़ाने की, व्यापार को और कई गुना बढ़ाने की, और एक दो बड़ी सांस्कृतिक विरासत और दो बड़े देश जो हैं मिलकर आके कैसे दुनिया में बाकी अर्थव्यवस्थाओं का, चाहे वो अमेरिका हो चाहे बाकी दुनिया के चैलेंज को कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इन्हीं सब चीजों को दिखाने के लेकर कि हम तिब्बत को समझें, तिब्बत की संस्कृति में क्या हो रहा है, तिब्बत के लोग क्या बहुत बुरा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन जी रहे हैं, या चाइना ने उनके लिए विकास किया है या उन्हें सुविधाएं दी हैं, कैलाश मानसरोवर में क्या सुविधाएं हैं, और कैसे इन सारी सांस्कृतिक विरासतों को भी चाइना ने बहुत अच्छे से सहेज के रखा है। यहाँ पर चाहे पोटाला पैलेस हो या जोखांग टेम्पल हो या नोबिलोंग हो, यहाँ पर ऐसी इमारतें यूनेस्को संरक्षित हैं और उनका संरक्षण सिर्फ जुबानी और कागजी जमा खर्च पर नहीं चल रहा, उनको वाकई में संरक्षित करके बहुत अच्छे से रखा गया है। और ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठकों में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और चीन एक दूसरे के भागीदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, और ये बात अंग्रेजी में कही थी। और दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया था कि संवाद तंत्र को तेज किया जाए। अब देखिए, संवाद कूटनीतिक तौर पर जो है, राजनीतिक तौर पर जो है वो होता है, बड़े स्तर के अधिकारी मिलते हैं, विदेश मंत्री मिलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलते हैं, प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत होती है। लेकिन मीडिया का एक अहम रोल होता है। भारत की मीडिया अगर तिब्बत और चाइना आएगी, और चाइना के लोग अगर मीडिया दिल्ली या फिर भारत के दूसरों हिस्सों में आएंगे, तो वो एक दूसरे के खबरों के पर्सपेक्टिव को समझा सकेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनको एक दूसरे को देखने का नजरिया जो है वो पश्चिमी नजरिया हो या वेस्टर्न मीडिया पर प्रभावित हो। लेकिन यहाँ पर इस चीज को बदलने के लिए ही चाइना की सरकार हमें लेकर आई है, और अब तक हमने 2 दिन में लासा को खूब देखा है, परखा है, और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन और कोऑपरेशन WNCC की बैठक हुई थी 35वीं बीजिंग में, वहां पर पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण पर शांति बनाए रखने के लिए भी रचनात्मक और दूरदर्शी बातचीत हुई। देपसांग और डेमचोक ऐसी जगह जहां पर लगातार भारत और चीनी सैनिकों के बीच में संघर्ष होता है, उन जगहों पर भी बातचीत करके तनाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चाइना और भारत एक कोऑपरेशन पार्टनर्स हैं, कोई राइवल्स नहीं है। और इसी बात को देखते समझते हुए, मीडिया की भूमिका को समझते हुए कि एक पर्सपेक्टिव भारतीय मीडिया के जरिए भी तिब्बत, कैलाश मानसरोवर और चीन का भारतीय दर्शकों तक पहुंचे, और चीनी मीडिया के जरिए जो है वो भारतीय नजरिया जो है वो पहुंचे, और दोनों एक दूसरे को समझें। और इसी लिहाज से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और आगे हम आपको कैलाश पर्वत की परिक्रमा और मानसरोवर झील भी दिखाएंगे। कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने की जितना कर सके और जितने रंग रूप दिखाएं। लेकिन कुल मिलाकर कूटनीतिक लिहाज से, सांस्कृतिक लिहाज से जो कुछ एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे अपनी बात कह सकता था, वो मैंने कही है कि आखिर इतने कड़े नियंत्रण के बाद आखिर चीनी सरकार ने भारतीय मीडिया को तिब्बत आने की इजाजत क्यों दी है, वो जिस वजहों से दी है वो वजह साफ है, और भारत और चीन के संबंध आगे बढ़े, इसी कामना के साथ दो पड़ोसी अच्छे संबंध रखें और शांति बहाली रहे, इसी उम्मीद के साथ पत्रकारों का काम होता है रिपोर्टिंग भी करना, चाहे संघर्ष हो चाहे शांति का दौर हो, हम हर हिस्से को दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल लासा से मैं आपसे इजाजत लूंगा। टाइम्स नाउ भारत के लिए लासा से मेरी खास प्रस्तुति के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, लासा से।